हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों, डेफिनेट गाइड टू ऑप्शन ट्रेडिंग की बुक समरी यहाँ पर कर रहे हैं और आज बारी है चैप्टर नंबर 2 की। दोस्तों, मैं इस बुक को ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, आपके लिए समराइज कर रहा हूँ। दोस्तों, यकीन मानिए, ट्रस्ट मानिए, जिस दिन ये बुक आपकी ख़त्म होगी और मैं आपसे दावा करता हूँ कि आप अपने आप को कंपेयर करना कि आपकी जो नॉलेज है इस बुक के शुरू होने से पहले और जब ये आप इस बुक को कंप्लीट कर चुके होंगे, आप अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग की नॉलेज को कंपेयर करना। और मैं कुछ नहीं बोल रहा, आपकी नॉलेज आपको बता देगी कि हाँ, मुझे कितना यहाँ पर गेन हुआ है। ठीक है, आपकी नॉलेज में कितना गेन हुआ है वो इस बुक के ख़त्म होते होते आई एम डेफिनेटली श्योर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो आज बारी है दोस्तों चैप्टर नंबर 2 की। और एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों अब हम ये बुक, अगर आप इसको थोड़ा सा भी स्किप करेंगे ना, ऑथर ने इतना यार आपको एडवांस मेथड आपको बताने वाले हैं इस बुक में, जैसे कि पुट कॉल रेशियो का एनालिसिस और बहुत सारे एनालिसिस जो आपको करने पड़ेंगे अगर आपको एक हेज ट्रेड यहाँ पर लेनी है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप स्किप करके देखेंगे ना तो दोस्तों आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। मैं चाहे आप इस वीडियो को 20 बार देख लेना, स्किप करके आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। और अगर आप पूरी वीडियो को एक नॉर्मल वे में देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, बट स्किप करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने का है। खैर छोड़ो, वो आपके ऊपर बात है, वो आपकी नॉलेज है, मेरा काम है आपको बताना। तो दोस्तों, बारिया चैप्टर नंबर 2 की। कल हमने यहाँ तक आपको पढ़ लिया था कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, हेजिंग, तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड 5 तरीके से खत्म होती है। एक बिग विन, बड़ा विन, स्मॉल विन, छोटा विन, ब्रेक विन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, उसके बाद स्मॉल लॉस, छोटा लॉस और बिग लॉस। ये हमने कल तक यहाँ पे हमने पढ़ लिया था। उसके बाद बोलते हैं ऑथर के, अगर आपने बिग लॉस बचा लिया, अगर आपने बड़ा लॉस बचा लिया तो आप टेंशन मत लो। यहाँ पर आपका क्या होगा कि आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। मतलब अगर 5 में से अगर आपने बिग लॉस कवर कर लिया और 4 रिमेन रहे तो आपको यहाँ पर हमेशा प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम ऑथर साहब अब आगे बढ़ रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि लेट मी शेयर ए ट्रेड, ये अपनी एक ट्रेड शेयर कर रहे हैं। तो उसको हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये एक अपनी एक ट्रेड शेयर कर रहे हैं कि भाई 3rd वीक ऑफ अप्रैल 2020 की इनकी ट्रेड है, वो यहाँ पर रिवेल कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि निफ्टी मूव कर रहा था, हमारा जो निफ्टी का मूवमेंट था वो था 8859 से लेके 9350। ठीक है, इसके बीच क्या निफ्टी मूव कर रहा था। दोस्तों, एक्सपायरी के लिए 5 दिन बाकी थे, तो ये अपनी एक ट्रेड हमसे शेयर करने वाले। दोस्तों, इन्होंने हमसे कल भी एक बात शेयर की थी कि मार्केट पर आपका ब्रॉडर व्यू जरूर रहना चाहिए। अब ब्रॉडर व्यू क्या है दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, हेज ट्रेडिंग करनी है, तो आपका मार्केट पर ब्रॉडर व्यू होना चाहिए। क्योंकि मतलब आपको आपका जो एनालिसिस है वो कम से कम डेली टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं दोस्तों, हमारे ऑथर भी यही कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है निफ्टी का इंट्राडे मूवमेंट कितना होता है। आजकल निफ्टी भी बैंक निफ्टी की तरह मूव करता है। ठीक है, 200 पॉइंट अप रहेगा तो शाम को देखोगे तो 300 पॉइंट डाउन हो जाएगा। तो आपका एक व्यू, एक ब्रॉडर व्यू आपका होना चाहिए निफ्टी पे। आपका जो एनालिसिस है वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ताकि जो इंट्राडे फ्लक्चुएशन है वो आपको हर्ट ना करें। ठीक है, तो दोस्तों यही हमसे शेयर कर रहे हैं और ये हमसे ट्रेड शेयर कर रहे हैं। आपको चार्ट पे यहाँ पर दिख रहा होगा कि निफ्टी मूव कर रहा था यहाँ पर कितना 8900 से लेकर 9300 के बीच में। तो इन्होंने एक ट्रेड ली थी, वो हम आपसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या था, ये बोलते फॉर ए वीक यहाँ पर निफ्टी, इनका जो व्यू था ताकि जो निफ्टी पर वो था साइडवेज टू बीएच। इन्होंने सोचा था कि मार्केट हमारा साइडवेज रहेगा, बीएच रहेगा। तो उनके हिसाब से उन्होंने साइडवेज मीन पोजीशन कैन, मतलब साइडवेज का मतलब ये है कि अब साइडवेज में बोल रहे हैं कि पोजीशन आपके अगेंस्ट भी जा सकती है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो यहाँ पर इनका प्रॉफिट होता कि अगर निफ्टी नीचे जाता या साइडवेज रहता, ये इनका व्यू था। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर पहला व्यू इन्होंने बना लिया कि भाई मार्केट में मेरा व्यू है साइडवेज टू बियरिश, साइडवेज रहेगा बीएच रहेगा। तो ये क्या करते हैं, जब मार्केट 9000 पे था तब इन्होंने ये क्या करते हैं, 4 लॉट निफ्टी की शेयर सेल करते हैं 9300 की वीकली कॉल। क्या कर देते हैं दोस्तों, सेल कर देते हैं कितनी, 4 लॉट। और उसको हेज करने के लिए 9500 की 3 लॉट को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बाई कर लेते हैं। ठीक है, आप समझ गए दोस्तों। आप ट्रेड तो समझ गए इन्होंने क्या किया, 3 लॉट 9500 की कॉल की बाई कर ली और 4 लॉट 9300 की वीकली कॉल यहाँ पर सेल कर दी। तो इनका जो प्लान था वो था कि भाई मैं निफ्टी पे कमाऊंगा 15,000 रुपए इस ट्रेड पे। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है, नेक्स्ट डे निफ्टी गैप अप ओपन होता है
300 पॉइंट, निफ्टी 300 पॉइंट इनके अगेंस्ट ओपन होता है। तो ये क्या करते हैं, आई एडजस्ट माई पोजीशन बट डिड नॉट चेंज द आउटलुक। अभी भी ये इन्होंने आउटलुक अपना चेंज नहीं किया, बट यहां पर 300 पॉइंट इनके अगेंस्ट यहां पर खुल गया मार्केट, ठीक है। अब इनका आउटलुक अभी भी साइडवेज टू बियरिश था। तो दोस्तों यहां पर वीकेंड आता है मंडे पर, आफ्टर वीकेंड ऑन मंडे, वीकेंड के बाद मंडे आता है, निफ्टी अगेन 100 पॉइंट अगेंस्ट यहां पर ओपन होता है, ठीक है ना। अब यहां पर अब क्या होता है, अब इनका जो इन्होंने अभी भी अपना लॉस जो है बुक नहीं किया क्योंकि इनकी पोजीशन हैज थी, बट इनका जो अब यहां पर व्यू चेंज हो चुका था साइडवेज टू बुलिश। इनका पहले क्या था, साइडवेज टू बियरिश, अब हो चुका था साइडवेज टू बुलिश, सॉरी साइडवेज टू बुलिश, पहले था साइडवेज टू बियरिश। अब यहां पर इनका व्यू था, इनिशियल व्यू था साइडवेज टू बियरिश। तो इन्होंने जो इनकी जो मैक्सिमम जो इनको प्रॉफिट होना था वो होना था, अगर मार्केट एक्सपायर होगा 9000 से 9300 के बीच में अगर एक्सपायर होता, तब यहाँ पर मार्केट इनको प्रॉफिट देता। और ट्यूसडे क्या था, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है और टच करता है 8900, ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने अपनी पोजीशन यहां पर बनाए रखी और ब्रॉडर व्यू इनका मार्केट पे था, इस वजह से इनको प्रॉफिट हुआ, आप ये समझिए, ठीक है। इन्होंने यहां पर मार्केट 300 पॉइंट गैप अप ओपन होता है, फिर गैप डाउन ओपन होता है, इस टाइप से अगर ये इंट्राडे पे अगर पजल हो जाते तो ये इनको लॉस बुक करना पड़ता। तो दोस्तों इनका ओवरऑल प्रॉफिट होता है 22,000 का। तो दोस्तों यहां पर इन्होंने ये ट्रेड अपनी शेयर की है, जिसमें इन्होंने एडजस्ट करते करते मार्जिन लग गया 10 लाख रुपए का, ठीक है। तो दोस्तों 10 लाख आप मत सोचिए, क्योंकि इनकी ज्यादा लॉट में ट्रेड थी, 3-3 4-4 लॉट इन्होंने यहां पर सेल किए। तो यहां पर इन्होंने अपनी जो ट्रेड है वो शेयर की हुई है, क्या क्या इन्होंने किया। तो दोस्तों अभी हम इस चीज पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे चलता चला जाएगा वो आप ये चीजें सीखते चले जाओगे। अभी हम यहाँ टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो नए व्यूअर्स होंगे उनको कुछ ज्यादा समझ में आएगा नहीं कि कौन सी ट्रेड क्या ली, क्योंकि ये चाहिए बीत चुकी है, ये पास्ट की बातें हैं, ठीक है ना। तो अभी हम और आगे बढ़ते हैं, बट ये इनकी ये ट्रेड इन्होंने शेयर की है, ठीक है। तो अगर कुछ ज्यादा किसी को ज्यादा डीपली एनालिसिस करना है तो वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को यहां पर ये समझ सकते हैं, ठीक है। डेट वाइज यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। एंटर डेट इन्होंने यहां पर दी हुई है, एग्जिट डेट इन्होंने दी हुई है, क्या बाई किया सेल किया, सॉरी बाई प्राइस सेल प्राइस, क्या बाई किया सेल किया, तो वो आप यहां पर एनालिसिस कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं अभी यहां पे आगे चलता हूं, ठीक है। उसके बाद यहां पर फिर बोलते हैं कि जब आपने ट्रेड ले ली तो आपके साथ दो ही चीजें हो सकती हैं, ठीक है। क्या हो सकती है, या तो भाई अगर आपके अगेंस्ट चलिए तो दो चीजें आप कर सकते हो, या तो भाई आपका ट्रेड मैनेजमेंट बोले आप अपना स्टॉप लॉस हिट कर लो, या आप क्या करो, जो हेज किया है उसको क्या करो दोस्तों, आप उसको क्या करो, मैनेज करो। आप ऐसे यहां पर कर सकते हैं, या तो आप स्टॉप लॉस बुक कीजिए, या पर जो हेज पोजीशन की है वो यहां पर उसको मैनेज करना करिए, ठीक है। तो यहां पर ये बोलते हैं कि इनकमिंग चैप्टर्स, यहां पर ये बताते हैं हमारे ऑथर के आने वाले चैप्टर्स में यहां पर ऐसे सारे सवालों का जवाब आपको डेफिनेटली मिलेंगे बुक में, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये बताएंगे कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मार्केट पर ब्रॉडर व्यू बनाना, यहां पर ये भी हम आपको बताएंगे। देखो टेक्निकल एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस यहां पर हम समझने वाले हैं ऑप्शन स्ट्रेटजीज का। अब दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस क्या है, जो हम यहां पर निफ्टी पर प्राइस एक्शन वॉल्यूम का एनालिसिस करते हैं वो होता है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस। अगर हम यहां पर सारा चीजें को एनालिसिस करें वो गया हमारा टेक्निकल एनालिसिस। उसके बाद दोस्तों यहां पर क्या होता है, अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है दोस्तों, अगर यहां पर आप डाटे को एनालिसिस करते हैं। क्वांटिटेटिव, अब इस डाटे से क्या मतलब दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट को एनालिसिस करना, पीसीआर को एनालिसिस करना, जो ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड डाटा होता है उसको अगर आप एनालिसिस करेंगे तो वो हो गया हमारा दोस्तों क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जब यहां पर टेक्निकल एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों को एनालाइज करें, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वो हम सब आगे सीखेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है दोस्तों। यहां पर चैप्टर 4 बुक के हिसाब से चल आ रहा है, तो डायरेक्शन एनालिसिस है, ठीक है। तो देखो टेक्निकल एनालिसिस है बिग सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये बोल दे बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये मोर देन आर्ट ऑफ साइंस है, जो साइंस है उससे भी ज्यादा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों। ये आपको एस्टिमेट करता है, ये टेक्निकल एनालिसिस हमको बताता है ह्यूमन एंटिटीज, मतलब मानव का बिहेवियर यह हमको बताया जाता है कि भाई किस प्राइस पे किस सर्टेन एरिया पे प्राइस क्या बिहेव करेगा, वॉल्यूम क्या बिहेव करेगा, ये हमको यहां पर बताया जाता है किसमें, टेक्निकल एनालिसिस में। और बोल दे कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, ये भी हमको बताया जाता है। अब जहां मान लो जहां प्राइस पहले कहीं सपोर्ट लिया होगा, मान लो 10,000 पे, अगर मार्केट नीचे आया तो दोबारा 10,000 पर 10,000 पर रेसिस्टेंस लिया तो 10,000 पे दोबारा रेसिस्टेंस लेने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, प्राइस जो हिस्ट्री रिपीट करता है अपने आप को, ये होता है। अब फिर ये बोलते हैं टाइप ऑफ टेक्निकल, अब दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के टाइप के बहुत सारे टाइप है। कुछ ट्रेडर यहां पर प्राइस
एक्शन को देखकर मतलब एनालिसिस करते हैं, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम पे बिहेवियर को एनालिसिस करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऑर्डर फ्लो को, बिड और आस्क को देखकर एनालिसिस करते हैं। कुछ दोस्तों वीवैप को यहाँ पर देखकर ट्रेड करते हैं। कुछ RSI, MACD, CCI ये सब टाइप से ट्रेड करते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो लोग एनालिसिस करते हैं, और उसमें से कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ अनसक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। बट दोस्तों इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप जो टेक्निकल एनालिसिस कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई प्रॉफिट करता कोई लॉस करता वो बात ठीक है, बट एक चीज बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि भाई एक पोजीशन साइजिंग, प्रोबेबिलिटीज एंड रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आप पोजीशन साइजिंग, आप एनालिसिस कोई सा भी करो, बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, पोजीशन साइजिंग, प्रोबेबिलिटीज एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों एंड दिस इज द रेदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ये इन्होंने बताया, ठीक है। फिर ये बोलते हैं एनी ट्रेडर मेकिंग मनी रेगुलरली इन स्टॉक मार्केट बेस्ड ऑन दीज 3 कंपोनेंट, ये 3 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन साइजिंग, प्रोबेबिलिटीज एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। यू मस्ट टेक अब ये इन्होंने एक एग्जांपल लिया कि मान लो आप 100 ट्रेड लेते हैं, कुछ आपकी प्रॉफिट में जाएंगी, कुछ लॉस में जाएंगी, ठीक है ना। बट अगर आपका एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम होगा, वो जब आपकी 100 ट्रेड कंप्लीट होंगी तो आपको काफी यहाँ पर प्रॉफिट होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर पोजीशन साइजिंग हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। पोजीशन साइजिंग से मतलब क्या है दोस्तों, पोजीशन साइजिंग आपको यहाँ पर जो एक आपकी जो साइकोलॉजी है, एक जो मानसिकता है आपकी, पोजीशन साइजिंग सारी सीधे सीधे रिफ्लेक्ट करती है कि आपका जो कितना कैपिटल है। तो पोजीशन साइजिंग अपने कैपिटल और आपका कितना परसेंट आप रिस्क पर डालने वो उस पर डिपेंड करता है। तो वो ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये बोलते हैं कि मार्केट इज साइडवेज एंड आई डू नॉट सेंस एनी डायरेक्शन फॉर 3 to 4 डेज, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो फिर ये कुछ आपको एक दो एग्जाम्पल और शेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि आपकी पोजीशन साइजिंग कैसे डिपेंड करती है कि आप कोई ट्रेड ले रहे हो, ठीक है ना। आपका ट्रेड लेने, जैसे आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो जो आपकी पोजीशन साइजिंग होगी वो कैसे डिपेंड करेगी, वो मैं आपको यहां पर समझा देता हूं दोस्तों। मान लो क्या होता है, मार्केट आपने एनालिसिस किया और आपको लगता है कि मार्केट क्या साइडवेज रहने वाला है 3 से 4 दिन, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर आप कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मान लो ऑथर बोल दें कि मान लो मुझे पता लगा कि भाई मार्केट नेक्स्ट 3-4 दिन तक मार्केट रहेगा साइडवेज, ठीक है, 3 या 4 दिन तक। तो दोस्तों ये क्या करेंगे, बोलेंगे कि मैं केवल अपना 25% कैपिटल ही लगाऊंगा उस ट्रेड में, ठीक है ना। कितना, 25% अपना कैपिटल यहां पर लगाऊंगा। तो दोस्तों और 75% एडजस्टमेंट के लिए यहां पर बचा के रखूंगा। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं पहली बात। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट 3 या 4 दिन तक साइडवेज रहने वाला है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने कैपिटल का केवल 25% ही अपने उन ट्रेड्स में यहां पर लगाना। फिर दोस्तों यहां पर अगर आपको लगता है कि माई रिस्क एपिटाइट पर ट्रेड इज 5000, ठीक है, इनका जो रिस्क है पर ट्रेड वो है 5000। तो निफ्टी, अगर मान लो निफ्टी कॉल ऑप्शन इज ट्रेडिंग, एक मिनट यहां पर मैं इसको, ठीक है, मान लो क्या होता है कि आपका इनका जो रिस्क एपिटाइट है ऑन ट्रेड इज 5000, तो निफ्टी कॉल ऑप्शन इज ट्रेडिंग एट 100, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर अगर आप इसको सेल करेंगे जीरो टारगेट के लिए, ठीक है ना, मतलब आपने सेल कर दिया ये जीरो हो जाए, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द चार्ट अब ये क्या होगा, अब इस पे क्या होगा, अगर निफ्टी 150 जाएगा तो आपका जो व्यू होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो आपका रिस्क रिवार्ड हो गया 1:2 का, मतलब 50 पॉइंट का रिस्क और 100 पॉइंट्स का टारगेट, ठीक है। तो ये हो गया। तो इन्होंने कुछ ऐसा एग्जांपल दिया है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं प्रोबेबिलिटीज। अब दोस्तों पहले हमने पोजीशन साइजिंग की बात की, अब प्रोबेबिलिटीज की बात की। तो इन्होंने प्रोबेबिलिटीज में हमको, पोजीशन साइजिंग में हमने इतना समझा कि यहां पर आपको शुरू के ट्रेड में अगर आपका साइडवेज है तो आपको 25% कैपिटल ही डिप्लॉय करना चाहिए, या ये मोरल ऑफ द स्टोरी है। उसके बाद प्रोबेबिलिटीज दोस्तों, यहां पर जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है कि कितना परसेंट यहां पर आप यहां पर सक्सेस हो गए, ठीक है। तो उसका डिपेंड करता है। तो कुछ यहां पर एग्जांपल लिखते हैं दोस्तों। ये कहते हैं कि इफ योर ट्रेडिंग सिस्टम विंस 60 ट्रेड्स आउट, अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रोबेबिलिटी है 60 बार, आप 60 बार सही होते हो 100 में से, ठीक है ना, तो तब जो आपका विनिंग रेट हो गया 60%। बट ये आपका पोजीशन साइजिंग पर कैसे डिपेंड करता है वो मैं आपको बताता हूं। रिस्क मैनेजमेंट आपका कैसे होगा वो आप देखिए दोस्तों। हम कुछ डिफरेंट केस यहां पर लेते हैं दोस्तों। मान लो एक जितेंद्र नाम का कोई बंदा है, वो क्या करता है, यहां पर
उसका वो हमेशा क्या करता है, उसका जो विनिंग रेशियो है वो है 50% और वो अपना रिस्क रिवार्ड रखता है 1:1 का। तो जब वो शॉर्ट ट्रेड लेगा, शॉर्ट ट्रेड ली जिसमें से 50 बार वो सही है और 50 बार उसको प्रॉफिट हुआ, 50 बार लॉस हुआ, तो वो ही विल विन 2,50,000 एंड ही विल लूज 2,50,000। मतलब अगर किसी बंदे का विनिंग प्रोबेबिलिटी 50% और रिस्क रिवार्ड 1:1 का है तो वो क्या होगा, हमेशा लास्ट में बराबर ही बैठेगा, ठीक है ना। अब दोस्तों केस आ जाता है दूसरा, ठीक है। दूसरा केस है कि मान लो विशाल ट्रेडिंग की कोई विशाल नाम बंदा है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 60%, ठीक है, 60% उसकी प्रोबेबिलिटी है, उसका रिस्क रिवार्ड 1:1 का है। तो 100 ट्रेड्स के बाद जिसमें से 60 ट्रेड उसकी फेवर में रही तो वो कमाएगा 3 लाख रुपए, ठीक है। और उसकी जो 40 ट्रेड लॉस हुआ है तो उसमें वो लॉस करेगा 2 लाख रुपीज, तो उसको मिलेंगे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन 10%, ठीक है ना। ये हो गया, ये एक जनरल एग्जाम्पल है। अगर मान लो केस 3 होता है, अब इसमें क्या, रतन नाम का कोई बंदा है, उसका केवल विनिंग रेट 40% है, ठीक है, और रिस्क रिवार्ड रखता है वो 1:2 का। तो जब वो 100 ट्रेड उसकी कंप्लीट हो जाएंगी तो उसका विन होएगा, जो वो विन रेट, जो विनिंग अमाउंट होगा वो होगा 4 लाख रुपीज, और 60 ट्रेड में जिसने लॉस किया वो उसका होगा 3 लाख, तो उसको सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ 10 लाख का। तो दोस्तों आपने समझा कि पोजीशन साइजिंग, प्रोबेबिलिटीज और रिस्क मैनेजमेंट का कितना बड़ा यहाँ पर अंतर पड़ता है। छोटे से एग्जाम्पल से समझा तो हमने समझा। तो यहाँ पर रीजन आई वेंट थ्रू द एक्सप्लेनेशन मेक, अब इन्होंने ये इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन करा कि आपको पता लग जाए कि टेक्निकल एनालिसिस ही सब कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको पोजीशन साइजिंग ये सब, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। देखो टेक्निकल एनालिसिस तो आपको करना ही पड़ेगा, इट इज़ फॉर यू टू डिसाइड वेदर टू यूज़ देम और यूज़ ऑन टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के साथ ये भी चीज़ें आपको यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब दोस्तों ये बोलते हैं कि इन्होंने बोला था शुरू में कि भाई वाइडर टाइम फ्रेम, मतलब जो यहाँ पर जो दूर की सोच आप रखिए एनालिसिस करते वक्त, यहाँ पर तब आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। मतलब क्या बोले, ब्रॉडर व्यू मार्केट पर रखें आप, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि आपको 2 तरीके से एनालिसिस करना है। बहुत अच्छी बात ये बताने वाले हैं, आप कृपया ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या कैसे एनालिसिस करते हैं, दोस्तों ये बोलते हैं कि जब मैं चार्ट को देखता हूँ तो 2 टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। एक डेली चार्ट पे देखता हूँ मैं ब्रॉडर व्यू देखने के लिए कि भाई मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, क्या है। फिर यहाँ पर 30 मिनट चार्ट ये देखते हैं, ठीक है, फॉर इंट्राडे मूवमेंट। अब दोस्तों आपने कोई ट्रेड ले ली तो इंट्राडे मूवमेंट भी आपको कैप्चर करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसको देखने के लिए ये देखते हैं 30 मिनट चार्ट, ठीक है। तो 30 मिनट का चार्ट, तो अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर केस हैं वो यहाँ पर आप समझ लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये कहते हैं इफ ट्रेंड ऑन द डेली इज बुलिश, मान लो क्या होता है डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, बुलिश है, और वी लुक फॉर द बुलिश एंट्री ऑन 30 मिनट चार्ट ड्यूरिंग द ट्रेंड। तो दोस्तों ये क्या है, 30 मिनट के चार्ट को ओपन रखेंगे डेली टाइम फ्रेम, मतलब इंट्राडे बेसिस पर अगर डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश है, ठीक है। वी लुक फॉर द ट्रेंड रिवर्सल ऑन 30 मिनट चार्ट विद द हिंट ऑफ स्ट्रेटजी ट्रेंड दैट रिवर्सल कैन फेल एंड कंटिन्यू द एक्सटेंड टू गिव ए टाइमली एग्जिट और ब्रेक इवन, ठीक है। तो दोस्तों इफ द ट्रेंड ऑन डेली इज बियरिश, तो इन्होंने बताया डेली टाइम फ्रेम पर क्या है बियरिश है, तो हम 30 मिनट का चार्ट ओपन रखेंगे और यहाँ पर एंट्रीज की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने सिंपल मतलब ये समझिए, इन्होंने बताया कि आपको डेली टाइम फ्रेम पर रखना और इंट्राडे मूवमेंट कैप्चर करने के लिए 30 मिनट्स यहाँ पर 30 मिनट्स का चार्ट यहाँ पर ओपन रखना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और बताइए कि जब इंडेक्स ऑप्शन में करते तो जो टाइम डिके सबसे ज़्यादा जो डिके स्टार्ट होता है वो होता है मंडे से, या होता मंडे से आप हमारा टाइम डिके क्या होता है स्टार्ट होता है। और यहाँ पर जो जब एक्सपायरी के 13 दिन बचते वहाँ से टाइम डिके यहाँ पर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर देखने के आपको समझना चाहिए कि मंडे से टाइम डिके बहुत ज़्यादा फास्ट स्टार्ट होता है, और जब एक्सपायरी के 13 दिन बचते तब भी टाइम क्या बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो टाइम डिके बहुत तेज यहाँ पर होता है जब एक्सपायरी के 13 दिन बचते हैं, ठीक है। तो पर्सन अब इन्होंने अपना एक यहाँ पर अपना एक साझा किया है, एक रूल साझा किया है कि ये क्या करते हैं, विलियम एलिगेटर टेक्निकल इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताएंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के लिए यहाँ पर ये विलियम एलिगेटर को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर टेक्निकल इंटरप्रिटेशन ऑफ विलियम एलिगेटर एक इंडिकेटर है, अब उसका यहाँ पर ये बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपने विलियम एलिगेटर देखा होगा तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का ये इंडिकेटर रहा जिसमें 3 लाइन होती हैं, ग्रीन ब्लू और ग्रीन रेड और ब्लू, ये 3 लाइन होती हैं। इसके बेस पर ये इंडिकेटर काम करता है, तो वो भी हम यहाँ पर बता देते हैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि 3 यहाँ पर लाइंस होती है, ग्रीन
ग्रीन रेड ब्लू। दोस्तों ग्रीन यहाँ पर क्या होता है, एलिगेटर का मतलब क्या था दोस्तों, एलिगेटर मतलब होता है मगरमच्छ, आप समझिए। तो ग्रीन लाइन जो होती है वो एलिगेटर के लिप्स को डिनोट करती है, रिप्रेजेंट करती है। रेड लाइन एलिगेटर के टीथ को रिप्रेजेंट करती है, और ब्लू एलिगेटर के जबड़े को, जॉ को, मतलब जो ये ब्लू है वो होगी एलिगेटर का जबड़ा। तो इन्होंने पूरा एलिगेटर यहाँ पर बना दिया। तो दोस्तों विलियम एलिगेटर हैज 2 स्टेजेस। दोस्तों यहाँ पर 2 स्टेजेस होती हैं जब द एलिगेटर इज स्लीपिंग और द एलिगेटर इज ईटिंग, ठीक है। या तो मगरमच्छ सोता है या खाता है, वो इन्होंने बताया। द साइन ऑफ स्लीपिंग एलिगेटर आर व्हेन द 3 लाइंस आर क्लोजिंग टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर एलिगेटर स्लीपिंग का मतलब क्या है, जब तीनों लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होंगी। तो आप ये समझना कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एलिगेटर सो रहा है, और यहाँ पर मार्केट में क्या रहेगी, लो वोलेटिलिटी यहाँ पर रहने वाली। इसका मतलब मार्केट साइडवेज रहने वाला है। अब दूसरा आता है कि द एलिगेटर इज ईटिंग। ये कब आता है दोस्तों, बर्गर और पिज्जा ईटिंग करने की बात नहीं कर रहे। एलिगेटर कुड स्टार्ट ईटिंग आफ्टर वेकिंग। सोने के बाद एलिगेटर खाता है। तो द सिग्नल फॉर ए हंग्री एलिगेटर कैंडल क्लोज ब्लो अबव 3 लाइन। तो दोस्तों यहाँ पर बता रहा कि जब इन 3 लाइन्स के ऊपर मार्केट रहता है, या तो ऊपर या नीचे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमको या तो लॉन्ग होना है या शॉर्ट होना है। मतलब यहाँ पर मार्केट क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या होने वाला है, ट्रेंड में जाने वाला है, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये भी हम आगे सीखेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको चार्ट दिख रहा होगा, ये यहाँ पे इन्होंने विलियम एलिगेटर को यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। तो जैसे मार्केट इन तीनों लाइंस के ऊपर है तो मार्केट ट्रेंड में है, और जब इन ये तीनों लाइन एक दूसरे के क्लोज होती हैं, इसका मतलब मार्केट साइडवेज रहने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ये आगे हम सीखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 30 मिनट्स का चार्ट भी दिखाया गया निफ्टी पे, पीछे डेली का चार्ट यहाँ पर था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस विलियम एलिगेटर कैसे काम करता है ये भी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों फिर बता रहे हैं कि 2 टाइम फ्रेम आर कंसिडर फॉर टेक्निकल एनालिसिस, डेली और हाफ आवरली। मतलब डेली और 30 मिनट का चार्ट यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे। डेली टाइम फ्रेम होता है बिगर कन्फर्मेशन ऑफ बिगर ट्रेंड, ठीक है। मतलब और हाफ आवरली मतलब 30 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम हम लेते हैं वो अपने ट्रेड्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए लेते हैं, ताकि जो हमने डेली टाइम फ्रेम पे जो ट्रेड्स ले रखी हैं वो एक सिंक्रोनाइज हो और उसको हम एडजस्ट कर सकें अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो व्हेन एलिगेटर माउथ इज ओपन टू अपसाइड द ट्रेंड इज बुलिश, ठीक है। आप ये समझना, व्हेन एलिगेटर माउथ इज ओपन टू डाउन द ट्रेंड इज बेरिश, ठीक है। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए दोस्तों, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होइए। नेवर ट्रेड काउंटर टू दिस डायरेक्शन, इफ ट्रेडिंग काउंटर टू बिग डायरेक्शन चूज ए स्प्रेड विच सेव यू। तो दोस्तों ये भी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन लिप्स जॉज एंड टीथ आर क्रिस क्रॉसिंग ट्रेंड इज साइडवेज, मतलब जब तीनों लाइंस एक दूसरे के पास होंगी तो यहाँ पर मार्केट साइडवेज रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन प्राइस पियर्स द ब्लू लाइन, दोस्तों जो ब्लू लाइन है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, एंड वी वेट फॉर द आइडर, ये भी सब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ एक ये डाटा है, ये भी मैं वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो इसमें क्या मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा डेली, हाफ आवरली मतलब 30 मिनट्स, इंटरप्शन और स्ट्रेटजीज हमको कौन सी यूज़ करनी है। दोस्तों मान लो क्या होता है कि डेली टाइम फ्रेम पे हमारा बुलिश है और 30 मिनट में हमारा बुलिश दिखा रहा है, तो इंटरप्रेशन होगा हमारा ओवरऑल बन के आएगा बुलिश। तो हमको लेनी है वर्टिकल स्प्रेड, ठीक है, वर्टिकल स्प्रेड। दोस्तों अब मैं अभी ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके लिए भी सेपरेट वीडियो यहाँ पर डली हुई हैं और आप इनको गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। ज़्यादा 4 स्ट्रेटेजी हैं, वर्टिकल स्प्रेड, कैलेंडर बटरफ्लाई, यही 2-3 स्ट्रेटेजी आप इनको गूगल पे चेक कर लेना कि ये कैसे स्ट्रेटेजी और कैसे काम करती हैं, ठीक है ना। अगर मान लो डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है हमारा बुलिश और हाफ आवरली पे है बियरिश, मतलब डेली तो हमारा बुलिश दिखा रहा है और हाफ आवरली दिखा रहा है बियरिश, तब भी आपको बुलिश ही व्यू रखना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है। तब आपको यूज करनी है कैलेंडर और बटरफ्लाईज। दोस्तों अगर आपका डेली टाइम फ्रेम बुलिश दिखा रहा है और हाफ आवरली साइडवेज दिखा रहा है, तब भी आपको बुलिश ही रखना है, ठीक है। तब भी आपको कैलेंडर, बटरफ्लाई और आयरन कॉन्डोर्स टाइप स्ट्रेटेजीज यहाँ पर रखनी है। मान लो आपको बियरिश दिखा रहा है डेली टाइम फ्रेम और बुलिश दिखा रहा है हाफ आवरली, तब भी आपको बियरिश रखना है। अगर बियरिश दिखा रहा है डेली, हाफ आवरली बियरिश, तो बियरिश और डेली बियरिश, हाँ, मतलब आपको जो बिगर साइड, जो बिगर ट्रेंड दिखा रहा है उसके हिसाब से ही रखना। और स्ट्रेटेजीज आपको देखनी है, कैंडल्स, बटरफ्लाईज, स्ट्रैंगल्स, वाइट कैंडल, ये यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो स्ट्रेटेजीज हैं ये इस टाइप से बनी हुई हैं कि मतलब मार्केट बुलिश टू साइडवेज रहेगा या साइडवेज टू बुलिश रहेगा, तो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजीज बनी हुई है। तो आप इसको पॉज करके आप इसको यहाँ पर डाटा को लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो देखता हूँ मैं कितना कवर कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो दोस्तों मैं अभी वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। ये हमारा लास्ट चैप्टर 2 हो गया है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आज ही हम चैप्टर 3 भी यहाँ पर पोस्ट कर दें। अभी के लिए वीडियो ख़त्म करता हूँ। बाय दोस्तों।